हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और आज ये उसका दूसरा लेक्चर। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। उसमें हमने ये देखा था कि अगर हम दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ दें प्लूरल हो जाता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे हमने देखा था अगर कोई सिंगुलर नाउन है और उसका डिटर्मिनर नो है, नो मैन एंड नो चाइल्ड, तो वो प्लूरल नहीं बनता, उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है। उसके बाद हमने ये देखा था मान लो कोई सिंगुलर नाउन है और उसके साथ हमने ईच डिटर्मिनर लिख दिया है, ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर, तो उसके साथ भी हमको सिंगुलर वर्ब ही लिखना पड़ता था। हमने बताया था ऐसा क्यों, क्योंकि जो ईच है और एवरी है ये डिस्ट्रीब्यूशन के डिटर्मिनर है और ये डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है, ये शो करते हैं कि वो जो ग्रुप जिसको हम रेफर कर रहे हैं वो किस यूनिट से बना है। ये यूनिट को रेफर करता है, ग्रुप को नहीं, इसलिए हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लिखते हैं। तो आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ कंसेप्ट सीखते हैं। तो हमने लिखा है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। तो हमको ये पहचानना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, अगर हम सब्जेक्ट जान लेंगे उसके हिसाब से वर्ब भी लिख पाएंगे। अब हमको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ वन सब्जेक्ट है मेरा कि स्टूडेंट सब्जेक्ट है वन सब्जेक्ट है कि स्टूडेंट सब्जेक्ट है। अगर हमको ये लगे कि स्टूडेंट सब्जेक्ट है तब तो आर सही है, तब तो आर सही है। अभी हमने बताया नहीं है, एवरी ह्यूमन बीइंग्स लाइक यू हैव सम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब हमको ये जानना है कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, एवरी ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट है या फिर ये हमारा यू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है क्या, अगर ये हमने वर्ब लिखा है, अगर यू हमारा सब्जेक्ट है तब तो सही होगा, बट अगर एवरी ह्यूमन बीइंग हमारा सब्जेक्ट है तो एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, तो यहाँ हैज होना चाहिए। तो कौन सा वर्ड हमारा सब्जेक्ट है, एवरी ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट है या यू सब्जेक्ट है। तो इसी प्रकार वन, इसमें वन सब्जेक्ट है या स्टूडेंट सब्जेक्ट है। तो हमने क्या कहा कि ये जो हमने लिखा है ऑफ, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। जो नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है फिर वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। उन्हें क्या कहा कि इफ ए नाउन या प्रोनाउन becomes subject of, becomes object of, becomes object of a preposition. If a noun, a pronoun becomes an object of a preposition, then it can't be subject or ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। हमें ये कहा था, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना, यही एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं। ये बस समझना है कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो वो फिर किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। अब हमने यहाँ ऑफ लिखा है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है और ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो क्या होता है, यानी जो प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जो हमने प्रीपोजिशन में पढ़ा है थोड़ा बहुत, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, तो ये ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया। तो चूंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया तो अब ये किसी का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। मतलब ये जो वर्ब हमने लिखा है इसका सब्जेक्ट क्या है, वन, स्टूडेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और इज हो जाएगा। ठीक, हमने क्या कहा कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद लिखा है तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और एक बार जो नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया फिर वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ये जो वर्ब हमने लिखा है इसका सब्जेक्ट एक्चुअली में क्या है, वन, और वन क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक, उसी प्रकार हम जब हम इस सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, हमने देखा कि लाइक ह्यूमन बीइंग, सॉरी एवरी ह्यूमन बीइंग लाइक यू, लाइक यू। ये जो हमने लाइक वर्ड लिखा है, हमने क्यों लिखा है, हमने लिखा है इस यू को इस एवरी ह्यूमन बीइंग से रिलेट करने में। इसका मतलब क्या निकला कि सारे मानव जो तुम्हारे जैसे है, एवरी ह्यूमन बीइंग लाइक यू, सभी लोग तुम्हारे जैसे ही क्या है,
उन तुम्हारे जैसे ही सभी मानव के पास क्या होते हैं, कुछ स्ट्रेंथ होते हैं एंड वीकनेसेस होते हैं। तो हमने इस लाइक जो वर्ड है इसको हमने लिखा है इस यू को इस एवरी बीइंग से रिलेट करने के लिए। तो जो वर्ड दो चीजों को रिलेट करने के लिए लिखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। तो यहाँ जो हमने लाइक लिखा है ये एज ए प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है। ये तो वर्ब भी होता है बट ये यहाँ प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। तो एवरी ह्यूमन बीइंग लाइक यू। तो हमने बस इसको बताया है कि तुम्हारे जैसे। हमारा मेन सब्जेक्ट ये नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ये है। और एवरी जो है एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर होता है। तो एवरी के साथ कौन सा नाउन लिखा जाता है, सिंगुलर नाउन। क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। इस बात को ध्यान रखना कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है तो वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब एक बार वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया तो फिर वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो होता है उस प्रीपोजिशन से पहले जो लिखा नाउन होता है वही होता है जो हमने यहाँ देखा। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमने फिर से कुछ सेंटेंस लिखा है। हमने लिखा है कि नथिंग बट फ्लावर्स आर सीन देयर, ही लाइक माय अदर फ्रेंड्स आर वेरी टॉकेटिव, आई अलोंग विथ माय पेरेंट्स आर इनवाइटेड देयर। तो फिर यहाँ भी हमको वही कंसेप्ट यूज करना है कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो फिर किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। सेम कॉन्सेप्ट पे ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो नथिंग बट प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। हमने पढ़ा था कि बट जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है जो कि शो करता है कॉन्ट्रास्ट। बट यहाँ जो हमने बट लिखा है वो एज ए प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है। नथिंग बट फ्लावर आर सीन देयर। तो जब ये बट एज ए कंजंक्शन काम करता है तो इसका मीनिंग होता है इट, मतलब कॉन्ट्रास्ट शो करता है। लेकिन जब ये बट एज ए प्रीपोजिशन वर्क करता है तो ये शो करता है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब बाकी जो है उसमें से इसको हटा दो। तो बट जो है कंजंक्शन का भी काम करता है और बट जो है वो प्रीपोजिशन का भी काम करता है। तो बट के बाद कोई अगर क्लाउज लिखा है तो हम बोलेंगे वो कंजंक्शन है। अगर बट के बाद सिंपली कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है, कोई क्लाउज नहीं, तो उसको बोलेंगे कंजंक्शन। जब ये कंजंक्शन होता है तो इसका मीनिंग होता है येट के जैसा। सो कंट्रास्ट। जब ये प्रीपोजिशन होता है तो इसका मीनिंग होता है एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड कर देना। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड कर दो। क्या होता है, एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूजन कर देना। तो हम यहाँ लिख रहे हैं नथिंग बट फ्लावर्स आर सीन देयर। तो इसको भी लिखो, हम क्या लिखते हैं, नथिंग आर सीन देयर। ठीक, नथिंग आर सीन देयर मतलब वहां कुछ भी नहीं देखा गया। बट फ्लावर्स, तो नथिंग में से हमने फ्लावर को हटा दिया, मतलब वहां कुछ भी नहीं देखा गया फ्लावर के सिवाय। तो वहां सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर देखा। तो यहाँ ये इसका मीनिंग होगा एक्सक्लूजन। इस नथिंग में से इस फ्लावर को निकाल दिया गया, कुछ नहीं देखा गया, मतलब फ्लावर छोड़ के वहां कुछ भी नहीं देखा गया। ये एक्सक्लूजन शो करता है। समटाइम नथिंग बट, ऐसा मैथमेटिक्स में लैंग्वेज आता है कि ऑल द प्राइम नंबर बट 2 इज नॉट काउंटेड इन द सीरीज। ऐसा करके आता है, फाइंड द सम ऑफ 10 प्राइम नंबर बट 2। समझ रहे हो, तो ऐसा करके आएगा, मतलब उस 2 को काउंट नहीं करना है। अच्छा गया कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर बट 2। तो इसका मतलब हो गया सारे इवन नंबर को जोड़ना है, उसमें से 2 को हटा देना। तो ये जो बट है ये एक्सक्लूजन का प्रीपोजिशन होता है। तो अब हमने क्या देखा था, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, पिछले क्लास मतलब जब हम फ्रेज पढ़ा रहे तो उसमें कहा था समथिंग है, नथिंग है, समवन है, समबडी है, एवरीवन है, एवरीबॉडी, ये सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये सब क्या होते हैं, सिमिलर होता है। हमने पढ़ा था कि नथिंग है, समथिंग है, एवरीथिंग है, नो वन है, नो बडी है, एवरीवन है, एवरीबॉडी, ये सारे एक सारे सिंगुलर होते हैं और इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लिखना होता है। ये हम समझ। अब हमने ये कहा ये बट जो है प्रीपोजिशन और ये बट प्रीपोजिशन, ये फ्लावर ऑब्जेक्ट
तो ये जो फ्लावर्स हमें लिखा है ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो फिर ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। मतलब ये जो वर्ब हमें लिखा है एक्चुअली में किसके लिए लिखा है, नथिंग के लिए, और नथिंग के साथ कौन सा वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ कौन सा यूज हो जाएगा, इज। He like my other friends are very talkative. He like my other friends. तो यहाँ जो हमने लिखा है like my other friends, ये like क्या है, प्रीपोजिशन है, और इस like वर्ब का ये पूरा ऑब्जेक्ट है, like my other friends। तो यहाँ जो हमारा एक्चुअल में सब्जेक्ट है ये फ्रेंड्स नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है ये ही, और ही के साथ कौन सा वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, ये हो गया इज। ये like हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है, और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जो वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है वो फिर क्या नहीं हो पाता है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। यहाँ फिर जो अलोंग होता है, अलोंग भी एक प्रीपोजिशन होता है, और ये प्रीपोजिशन है अलोंग विथ, ये पूरा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, साथ साथ चलने का प्रीपोजिशन। आई एम वॉकिंग अलोंग विथ हिम, उसके साथ चलना। तो आई अलोंग विथ माई पेरेंट्स, अलोंग विथ का ये माई पेरेंट्स जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये चूंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो चुका है तो फिर ये इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो इसका सब्जेक्ट है आई, और आई के अनुसार यहाँ क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो हमने समझ लिया कि अगर सिर्फ वन वर्ड प्रीपोजिशन नहीं आता, देखिए वन वर्ड ही प्रीपोजिशन हो गया, पूरा पूरा प्रीपोजिशन, ये नाउन फ्रेज है जो कि इसका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। हमने देखा एक सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन और पूरा नाउन फ्रेज, माय अदर फ्रेंड्स, ये पूरा नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो इतना बड़ा बड़ा भी इतना, तो लॉन्ग वर्ड भी आ सकता है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो इस ही के बारे में फर्दर डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ही लाइक माय अदर फ्रेंड्स, तो ही जो है लाइक माय अदर फ्रेंड, मेरे दूसरे फ्रेंड के जैसे। तो हमने कहा था जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है एज एडवर्ब या तो एज एडजेक्टिव काम करता है, तो यहाँ ये लाइक माय अदर फ्रेंड्स जो है इस ही जो कि प्रोनाउन है इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये इसका यहाँ डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये इसका फर्दर इंफॉर्मेशन, आई अलोंग विथ माय पेरेंट्स, मैंने बताया मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अलोंग विथ हुम तो बताया कि माय पेरेंट्स के साथ, ये इसका फर्दर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मैं उसके साथ आ रहा हूँ, बट हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है। सब्जेक्ट क्या होता है, हम जिसके बारे में बात करें, हम पेरेंट्स के बारे में बात नहीं करें, हम बात करें आई के बारे में, आई भी इन्वाइटेड है देयर, ठीक है। तो कुल मिला के अगर कोई वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है तो उसके अनुसार वर्ब नहीं आएगा, वर्ब आएगा उससे पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, ठीक। ये हमें समझना था, ये प्रीपोजिशन था, ये इसका ऑब्जेक्ट था, ये प्रीपोजिशन था, ये इसका ऑब्जेक्ट था, तो ये हो गया। और बट कंजंक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है इट, यानी कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। लेकिन जब ये प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन ऑफ एक्सक्लूजन होता है, जैसे कि नथिंग बट फ्लावर इज सीन देयर, मतलब वहां कुछ नहीं देखा गया फ्लावर को छोड़, मतलब सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर दिखा, ठीक। तो हमने देखा कि अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाता है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, वो फिर किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इसीलिए कुछ और प्रीपोजिशन हम लोग लिस्ट लिखते हैं उसको, उसके बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा हमको उसके अकॉर्डिंग सब वर्ब नहीं लिखना, हमको लिखना उससे पहले जो लिखा गया नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब लिखना। जैसे हमारा कुछ प्रीपोजिशन है उसको हम देखते हैं, जैसे हमने लिख लिया एज वेल एज, लाइक, लाइक वर्ब भी होता है बट जब एज ए प्रीपोजिशन यूज हो तो लाइक हो गया, उसके बाद हो गया बट, बिसाइड्स, बट हो गया, बिसाइड्स हो गया, along with, together with, and not, ये दोनों कॉम्बिनेशन, except, including,
excluding, in company of, accompanied by, in addition to। तो हमने क्या लिखा, फिर से पढ़ते हैं। exclude and not with, beside, together with, और हो गया with। हम लिखा कि as well as, like, unlike, but, besides, along with, together with, and not, except, including, excluding, in company of, accompanied by, in addition to। तो ये सारे जो वर्ड हमने लिखे हैं, ये सारे जो वर्ड हमने लिखे हैं, हम इसको जब एज ए प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो इसके बाद जो वर्ड लिखा होगा वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होगा। इससे पहले लिखा गया कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, उसको हम वर्ब का सब्जेक्ट मानेंगे और उसके अनुसार सब्जेक्ट वर्ब या सिमिलर लिखेंगे, जिस टाइप का आएगा उस टाइप का लिखेंगे। तो एज वेल एज, ठीक, लाइक वर्ब भी होता है बट जब एज ए प्रीपोजिशन यूज हो, अनलाइक, बट कंजंक्शन भी होता है बट जब एज ए प्रीपोजिशन यूज हो तब की बात हो रही, बिसाइड्स, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, और यहाँ में लिखा है एंड नॉट, जब ये दोनों एक साथ यूज हो, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन कंपनी ऑफ, अकम्पेंड बाय, टुगेदर, सब एक साथ, इन एडिशन टू। ये सब सारे जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, अगर ये जो प्रीपोजिशन यूज हो तो इससे पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हमको लिखना है, ठीक। तो अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं और इसका भी यूज समझते हैं। तो यहाँ हमने कुछ एग्जांपल लिखा है और हमें इसे समझने की कोशिश करना है। हमें लिखा है कि सी एज वेल एज हर पेरेंट्स। हमने ये एक्चुअली में प्रीपोजिशन होता नहीं है बट ये कंजंक्शन भी तो नहीं होता है, तो हम इसको एज ए प्रीपोजिशन ही ट्रीट करते हैं। सी एज वेल एज हर पेरेंट्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड। हमने क्या कहा, ये प्रीपोजिशन नहीं होते हैं बट ये कंजंक्शन भी तो नहीं होते, तो हम इसको एज ए प्रीपोजिशन ही ट्रीट करते हैं। और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, इस प्रीपोजिशन का। तो हमारा सब्जेक्ट किसके अनुसार आएगा, सी के अनुसार। सी क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके अनुसार इसके साथ कौन सा वर्ब आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का एस से एस फॉर्म का वर्ब, ये हो गया हैज, ठीक। तो हमने समझ लिया इसका कॉन्सेप्ट। अब एक नया कॉन्सेप्ट फिर से आता है। हमें लिखा है कि अंडर द ओल्ड वुडन डाइनिंग टेबल वाज लाइंग सम ब्राउन फाइल्स एंड पेज। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर हम कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस की शुरुआत में लिख देते हैं उसको स्ट्रेस करने के लिए, तो हमको वर्ब जो है उसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होता है। तो वो कब लिखना होता है, जब हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो क्या हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो। क्या हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो। तो अब देखो ये अंडर हमने लिखा है, ये एक प्रीपोजिशन है, अंडर द ओल्ड वुडन डाइनिंग टेबल, और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूरा जो हमने ऑब्जेक्ट बना के लिखा, ये जो पूरा हमने लिखा वो क्या है, नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज क्या है, हमने फ्रेज में पढ़ा था कि कोई भी वर्ड को हम कौन सा फ्रेज नाम देते हैं वो डिपेंड करता है कि उसका मेन वर्ड क्या है। तो इसमें जो मेन वर्ड है वो हमारा है टेबल, जो कि है नाउन। तो इसमें डाइनिंग क्या है, डाइनिंग हमारा जिरंड है, क्या है, जिरंड, जो हमारा बता रहा है कि टेबल का क्या पर्पस है। जैसे हम बोलते हैं कार ड्राइवर, तो वह कार जिसको ड्राइवर ड्राइव करे, कार को ड्राइव करने वाला ड्राइवर। वैसे ट्रक ड्राइवर, तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं, तो कौन सा ड्राइवर है, वह ड्राइवर जो कार को ड्राइव करता है। तो इसी को हमने स्पेसिफाई किया है कि किस कौन सा ड्राइवर है, कार को ड्राइव करने वाला। जैसे हम लिखते हैं स्विमिंग पूल, हम ये बता रहे हैं वह पूल जिसमें स्विमिंग किया जाता है, स्विमिंग का पर्पस बता, ये हमारा बन जाता है कंपाउंड नाउन। ठीक उसी प्रकार डाइनिंग टेबल में ये जो डाइनिंग है हमारा वो जिरंड है, जो कि बता रहा है जो टेबल है उसका क्या पर्पस है, खाना खाना। ये वुडन क्या है हमारा, ये वुडन जो हमने लिखा है ये हमारा है एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। तो अभी हमने
एडजेक्टिव का बेसिक खत्म किया, तो जब एडजेक्टिव पूरा कंप्लीट होगा तो उसमें ये सभी बताया जाएगा। अभी हमने 3-4 लेक्चर जो पढ़ा था एडजेक्टिव का बेसिक था, जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल जो बता रहा है कि जो टेबल जिस नाउन की हम बात करें किस मटेरियल से बना है। और ये जो हमने एडजेक्टिव लिखा है ये एडजेक्टिव ऑफ एज है, ये बता रहा है कि ये जो टेबल है नया है पुराना है कैसा है। ठीक, ये हम समझ गए। तो ये जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया पूरा नाउन फ्रेज। अब अगर हम इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को, ये पूरा क्या है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अगर हम प्रीपोजिशनल फ्रेज को सेंटेंस में शुरुआत में लिखते हैं उसको स्ट्रेस करने के लिए, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, ये पूरा क्या है प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, किसी का प्लेस को रेफर करा कि अंडर द ओल्ड डाइनिंग टेबल क्या है, लाइंग while lying some brown files, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो हमने पढ़ा था कि जब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं तो उसका क्या होता है, इन्वर्टेड फॉर्म होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना पड़ता है, इन्वर्टेड फॉर्म में मतलब जो सब्जेक्ट है उसके पहले ही हमको मेन वर्ब लिखना पड़ता है, उसके पहले ही हमको मेन वर्ब लिखना पड़ता है कि यहाँ भी हम क्या होंगे इन्वर्टेड फॉर्म में। तो ये जो वर्ब हमने लिखा है इसका सब्जेक्ट टेबल तो होगा नहीं, तो इसका जो सब्जेक्ट वो क्या है ब्राउन फाइल्स। टेबल वैसे भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये अंडर जो प्रीपोजिशन हमने लिखा है उसका ऑब्जेक्ट बन गया है। ये जो पूरा नाउन फ्रेज है ये क्या है ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, ये जो हमने प्रीपोजिशन लिखा है उसका। तो इसका सब्जेक्ट क्या है सम ब्राउन फाइल्स, सम ब्राउन फाइल्स इसका ऑब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा वेयर। ठीक, तो इसका वन वर्ड कंसेप्ट ये समझ सकते हैं कि अगर हम कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज को सेंटेंस की शुरुआत में लिख देते हैं और वो प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब ऑफ प्लेस हो तो हमको वर्ब के इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होता है। उस केस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद लिखा होता है। ठीक, और भी कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ हमने फिर से 2 सेंटेंस लिखा है, हमें लिखा है अक्रॉस द रोड अ फ्यू स्मॉल शॉप, बिटवीन दीज 2 ट्रीज आर अ स्ट्रीम। ठीक है, तो हमने क्या कहा था अगर हम कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज उसको हम सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं स्ट्रेस करने के लिए और वो प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या हो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, तो हमको वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होता है। तो उस केस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद लिखा होता है, हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब, और यहाँ हमारा सब्जेक्ट होता है और यहाँ हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है जो कि इन्वर्टेड फॉर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ये रोड नहीं है, वैसे भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे दूसरा कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा, अगर कोई वर्ड किसी प्रीपोजिशन का क्या हो जाए ऑब्जेक्ट हो जाए तो वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। और अक्रॉस जो है हमारा क्या है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, तो ये प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये रोड है, इस प्रीपोजिशन का क्या है ऑब्जेक्ट है द रोड। अब चूंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन चुका है तो ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो इसका सब्जेक्ट क्या है अ few small shops, a few small shops। a few का मतलब क्या होता है, a few का मतलब होता है not many but some, not many but some, और इसको हम यूज करते हैं किसी प्लूरल नाउन के साथ, ये प्लूरल लिखा हुआ है। तो चूंकि ये प्लूरल है, स्मॉल मतलब शॉप का साइज कैसा है, फ्यू मतलब ज्यादा नहीं है बट उसका संख्या 4 है 5 ऐसा हो सकता है। तो यहाँ जो हम लिखेंगे क्या आएगा प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है। दूसरा में लिखा बिटवीन दीज 2 ट्रीज आर अ स्ट्रीम, और इस 2 ट्री के बीच में एक स्ट्रीम है। अब बिटवीन हमारा क्या होता है प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दीज 2 ट्रीज, अब ये इसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया दीज 2 ट्रीज, ये 2 ट्रीज। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब चूंकि ये 2 ट्रीज जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है, क्योंकि ये दीज 2 ट्रीज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन चुका है तो इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये 2 ट्रीज नहीं हो सकता, इसका सब्जेक्ट क्या होगा अ स्ट्रीम, और अ स्ट्रीम क्या है सिंगुलर है, तो इसके लिए कौन सा वर्ब आएगा सिंगुलर वर्ब। और हम इन्वर्टेड फॉर्म से भी देख सकते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म में क्या होता है पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस मान लेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम कर रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब फिर सब्जेक्ट। ठीक, इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक, हमने देख लिया
कि अगर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज है और वो एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम करे तो उसको हम सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हैं एम्फेसिस करने के लिए, तो हमको वर्ब इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होता है। और वर्ब जब इन्वर्टेड फॉर्म में होता है तो उसका सब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद लिखा, तो उसके अनुसार हमको वर्ब लिखना है। दूसरा कंसेप्ट हम ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो हम प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखते हैं उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन चुका होता है वो नाउन या प्रोनाउन जो हम वर्ब से पहले लिख रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन चुका होता है इसलिए उसका अनुसार तो आएगा ही नहीं, तो उसका सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के बाद होता है। अब दूसरा क्वेश्चन अब लिखा माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स और माय पेरेंट्स इज माय स्ट्रेंथ। अब कोई आदमी सोचेगा कि हमें लिखा है कि माय पेरेंट्स इज माय स्ट्रेंथ, इज क्या है हमारा लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। माय पेरेंट क्या है हमारा सब्जेक्ट और माय स्ट्रेंथ क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। हमने क्या कहा था कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही चीज होते, दोनों एक दूसरे के पूरक होते, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही बात है, ठीक, कॉम्प्लीमेंट एक ही बात है। तो कोई आदमी सोचेगा जब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही बात है तो यहाँ स्ट्रेंथ तो सिमिलर है, उसके हिसाब से इज सही होना चाहिए, तो ये गलत है। क्यों गलत है? तो ये बात हमको दिमाग में रखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारा वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं। तो राइट सब्जेक्ट, सॉरी, राइट वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमको वर्ब लिखना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं लिखना होता है, ठीक। ये बात हम लोग समझ गए। अब और आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मान लो इसी सेंटेंस को हम ऐसा लिख रहे हैं, इसी सेंटेंस को हम ऐसा लिख दें, माय स्ट्रेंथ, उसको यहां लिखो माय पेरेंट्स, तब क्या होगा? तो अब हमारा सब्जेक्ट माय स्ट्रेंथ बन चुका है, ठीक है। चूंकि हमारा सब्जेक्ट माय स्ट्रेंथ बन चुका है जो कि सिमिलर है, जो कि सिमिलर है, तो यहाँ हमारा जो वर्ब आएगा वो अब इज आएगा। तो हमने क्या कहा, राइट वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नॉट अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट सिमिलर है, वर्ब सिमिलर, भले कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक। यहाँ हमने दो सेंटेंस लिखा है। हमने लिखा है कि द मेन अट्रैक्शन इन द जू वेयर द एलिफेंट्स बाउट फ्रॉम थाईलैंड। मेन अट्रैक्शन, मेन अट्रैक्शन क्या है, कहां पर है, इन द जू, जू में, वेयर द एलिफेंट्स बाउट फ्रॉम थाईलैंड। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वेयर जो हमने लिखा है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, वेयर जो हमने लिखा है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। द मेन अट्रैक्शन, मेन अट्रैक्शन कहां पे, जू में, ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। कहते द मेन अट्रैक्शन वेयर द एलिफेंट्स, द मेन अट्रैक्शन वेयर द एलिफेंट्स। तो अट्रैक्शन क्या है, एलिफेंट्स है, बट हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मेन अट्रैक्शन, सब्जेक्ट है मेन अट्रैक्शन, जो कि क्या है सिमिलर है, सब्जेक्ट है मेन अट्रैक्शन ना कि द एलिफेंट्स। द एलिफेंट्स और मेन अट्रैक्शन एक ही चीज है, बट ये कॉम्प्लीमेंट है। और सब्जेक्ट आता है किसके अनुसार, सॉरी, वर्ब आता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज द मेन अट्रैक्शन वाज द एलिफेंट्स। तो पूरा हम पढ़ें, ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो अट्रैक्शन कहाँ, प्लेस में। तो द मेन अट्रैक्शन इन द प्लेस वाज द एलिफेंट्स ब्राउट फ्रॉम थाईलैंड। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, तो हमको सब्जेक्ट जो लिखना होता है, सॉरी, जो वर्ब लिखना होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना होता है, ना कि कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग। ये इसका एग्जाम्पल हुआ, ठीक।
बीच में और प्लेस कुछ भी आ सकता है, बट हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट एक नाउन फ्रेज किया था, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसको हम क्या बोल रहेंगे, नाउन फ्रेज। फ्रेज हम लोग पढ़ चुके हैं। आवर सोल्जर द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड हैज मेड अस फीलिंग प्राउड मेनी टाइम्स। तो आवर सोल्जर हमने लिखा है, ये क्या है, पॉजिटिव केस का डिटर्मिनर है। आवर सोल्जर ये क्या हो गया हमारा, नाउन, जो कि क्या है, सब्जेक्ट। आवर कह रहा हमारे सोल्जर्स, आवर क्या, पॉजिटिव केस का डिटर्मिनर, तो पूरा लिए पूरा सब्जेक्ट हो गया। द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, जैसे हमने कहा था कि मोहन कोमा माय फ्रेंड, तो हमें कहा था जो माय फ्रेंड हमने लिखा है इज कमिंग, तो उसमें हमने कहा था जो माय फ्रेंड हमने लिखा ये क्या है, पॉजिटिव केस का नाउन है, और पॉजिटिव केस का नाउन, पॉजिटिव केस का जो नाउन लिखते हैं हम, क्यों लिखते हैं, उससे पहले जो हमने नाउन लिखा उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम बोल सकते हैं ये कि मोहन का ही दूसरा नाम है, मोहन ही क्या है, मेरा दोस्त है। ये जो हमने लिखा है माय फ्रेंड, ये क्या है, पॉजिटिव केस का नाउन है। ठीक उसी प्रकार जो हमने यहाँ लिखा है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ये भी एक पॉजिटिव केस का नाउन फ्रेज है, ये पॉजिटिव केस का नाउन फ्रेज है। केस नाउन फ्रेज, तो ये आवर सोल्जर का ही दूसरा नाम है। हम यह बोल सकते हैं द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड हैज मेड अस फीलिंग प्राउड, ये इसी का दूसरा, हम या मोहन ये भी बोल सकते हैं माय फ्रेंड इज कमिंग। तो यहाँ हमने इस मोहन का जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, रीनेम दिया, ठीक उसी प्रकार जो हमने आवर सोल्जर के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, जो हमारे सोल्जर हैं वो क्या है, बेस्ट आर्मी है वर्ल्ड में, आवर सोल्जर ही बेस्ट आर्मी है वर्ल्ड में, और जो बेस्ट आर्मी है वर्ल्ड में वही आवर सोल्जर है। तो इस ये जो हमने लिखा ये इसी का क्या है, रीनेम हो गया, दूसरा नाम, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव केस का नाउन फ्रेज, जो हम पहले बता चुके हैं, हैज मेड अस फीलिंग प्राउड। तो ये जो पॉजिटिव केस का नाउन फ्रेज लिखते हैं ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट होगा ये। तो हमको जो वर्ब लिखना है ये नाउन का अकॉर्डिंग, जो पॉजिटिव केस में जो नाउन यूज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं, ये जो हमारा मेन नाउन है इसके अकॉर्डिंग हमको क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, ना कि अपोजिटिव केस में यूज हो रहे नाउन का अकॉर्डिंग। और ये प्लूरल है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, हैव। तो इसमें हमको क्या कंसेप्ट समझ आया कि जो अपोजिटिव केस के नाउन होते हैं उसके अनुसार वर्ब नहीं आता, वर्ब आता है जो मेन नाउन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो हमारा जो सब्जेक्ट है जिसको मेन नाउन बोल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आएगा, ना कि अपोजिटिव केस में यूज हो रहे हैं नाउन के अकॉर्डिंग, ठीक। हमने क्या कहा, verb comes according to subject, इसको मैं नॉन बोल देते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू कौन, पॉजिटिव केस नाउन। पॉजिटिव केस नाउन के अनुसार नहीं आता, वो आता है इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि मेन नाउन। यही आवर सोल्जर प्लूरल था, यहाँ भी हमको प्लूरल वर्ब लिखना पड़ेगा, ठीक। ये हम समझ गए। इसके रिलेटेड और कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ हमने फिर से दो सेंटेंस लिखा है उसी एग्जांपल पे बेसिस, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस लिखा है कि आई द ओनली सर्वाइवर इज रियली वेरी लकी। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई है, और जो हम लिखा द ओनली सर्वाइवर, ये इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैं क्या, अकेला सर्वाइवर, तो मैं ही अकेला सर्वाइवर है, अकेला सर्वाइवर ही आई है, बट हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है। ये हमारा अपोजिटिव केस का नाउन है, अपोजिटिव केस नाउन। तो यहाँ भी हमने लिखा मैं यू
माई चाइल्डहुड फ्रेंड हैज ऑलवेज हेल्प मी। यहाँ ये भी जो हमने लिखा है चाइल्डहुड फ्रेंड, ये भी अपोजिटिव केस का यूज हो रहा क्या है, नाउन, अपोजिटिव केस नाउन है। तो हमको जो सब्जेक्ट लिखना है, सॉरी जो वर्ब लिखना है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना। ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एम। यहाँ ये सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, है। तो हमने इतना जो कॉन्सेप्ट है उससे हमने क्या सीखा कि हमको जो वर्ब लिखना है वो लिखना है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, अपोजिट केस में यूज हो रहे हैं, नाउन के अकॉर्डिंग नहीं। जो नॉन अपोजिटिव केस में यूज हो रहा होता है वो हमारे सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, या फिर बोल सकते हैं वो हमारे सब्जेक्ट का रीनेम होता है, ठीक। तो और कुछ कंसेप्ट देखते हैं, ठीक। तो यहाँ हमने 5 सेंटेंस लिखा है और इसका एक अलग कंसेप्ट है। इसमें हमको ये पहले बताओ पांचों में कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। तो अगर हम देखें, हमने लिखा नाइदर ऑफ द मूवीज वेर गुड। हमने कहा ये गलत है, क्यों गलत है अभी हम बताएंगे। नाइदर मूवी वेर गुड, हमने कहा ये भी गलत है। नाइदर ऑफ द मूवी वाज गुड, हमने कहा ये भी गलत है। नाइदर ऑफ द मूवीज वाज गुड, हमने कहा ये सही है। नाइदर मूवी वाज गुड, हमने कहा ये भी सही है। अब पांचों सेंटेंस को देखो और पैटर्न को पकड़ो, हमने किसको कहा सही और क्यों कहा सही, आपको इसे समझना है। हमने कहा कि अगर हम ये लिखें आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ या वन ऑफ, इस फॉर्मेट में हो, और इसके बाद अगर हम कोई नाउन लिखेंगे, इसके बाद हम कोई नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे, यानी कि कोई नाउन लिखेंगे तो क्या होगा, प्लूरल नाउन। और इसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो आएगा सिंगुलर वर्ब। ये जो हमने यहाँ लिखा है ईच, आइदर, शुरुआत में, सारे यहाँ एज ए प्रोनाउन काम कर रहे हैं और सारे एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हैं। ऑल, आइदर, नाइदर और क्या है, सब्जेक्ट है, और एक्ट एज प्रोनाउन। ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये एज ए डिटर्मिनर भी काम करते हैं। हमने कहा जब हम ये जो इसको इस फॉर्मेट में लिखे, मतलब आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, तो इसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। और इसके बाद जो हम कोई वर्ब लिखेंगे वो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो ये जो लिखा होता है ये जो ऑफ के बाद जो हम ऑफ प्रीपोजिशन, और ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो हम नाउन या लिखते हैं, जो हम नाउन लिखते हैं ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो हम नाउन लिखते हैं, ये टोटल को रेफर करता है। किसको रेफर करता है, टोटल। और ये जो हमने आइदर लिखा है, आइदर ऑफ, ये क्या है, पार्ट है। ये क्या है, पार्ट। ये पार्ट है, किसका पार्ट है, इस टोटल का। अब कोई भी चीज है जो किसी टोटल का पार्ट है और वो सिंगुलर नहीं है तो क्या होगा, एक से ज्यादा ही होगा, मतलब प्लूरल होगा। तो इसको हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, जो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ और क्या है, ईच ऑफ। इसके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल फॉर्म आएगा, चूंकि वो टोटल को रेफर करता है। टोटल को रेफर करता है तो एक तो होगा नहीं, एक नहीं है तो सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर नहीं तो प्लूरल है, तो इसलिए हम इसको इसमें लिखेंगे, प्लूरल नाउन लिखेंगे। अब ये जो ईच ऑफ, ये पार्ट को रेफर, किसका पार्ट होता है, वो जो टोटल है उसी का पार्ट होता है। तो ईच है, नाइदर है, आइदर है, ऑन है, ये सब हमारा क्या है, एज ए प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्योंकि ये सारे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है। कौन कौन, ईच, नाइदर, आइदर, ये तीन क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर जो हम पढ़ चुके हैं। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे जब एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं इसके साथ कौन सा वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब। तो अब देखो इसको, ईच ऑफ द मूवीज, तो यहाँ कौन सा वर्ब आना चाहिए था, सिंगुलर, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आया, इसलिए सही हो गया। उसको नाइदर ऑफ द, अब इसकी कॉन्सेप्ट नहीं बताया है तो यहाँ ये गलत हो गया, यहाँ आना चाहिए सिंगुलर वर्ब। अब इसको देखें, नाइदर ऑफ द मूवी, यहाँ टोटल लिखना था। टोटल जो नाउन रेफर करेंगे वो किस फॉर्मेट में होगा, प्लूरल नाउन। यहाँ हमने कौन सा नाउन लिख दिया, सिंगुलर नाउन लिख दिया, इसलिए गलत हो गया। अब ये दो हमने गलत करके समझ गया, ठीक।
अब दो समझ लिया, तो पहले इसको मिटाते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ। अगर इसके बाद कोई नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म आएगा, चूंकि टोटल को रेफर करता है। तो चूंकि ये टोटल को रेफर करता है तो एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो ये जो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, ये सारे जो है ये क्या है, पार्ट है इस टोटल के। तो ये क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, सिंगुलर होते हैं। क्यों सिंगुलर होते हैं, चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। क्योंकि एज सब्जेक्ट काम कर रहा है तो हम इसको एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोल रहे हैं, ठीक। तो इसके साथ कौन सा वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब। तो इसलिए हमारा नाइदर है, नाइदर ऑफ है, इसके बाद प्लूरल प्रोनाउन आना चाहिए, प्लूरल प्रोनाउन आ गया, उसके बाद जो वर्ब आना चाहिए सिंगुलर आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आ गया, इसलिए सही हो गया, ठीक। अब ये हमने समझ लिया। और ये जो ईच, आइदर, नाइदर, वन होता है, ये डिटरमिनर भी होते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, वन, ये सारे जो है ये डिटरमिनर भी होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, डिटरमिनर भी होते हैं। अब जब हम इसके साथ कोई नाउन लिखते हैं तो हमेशा नाउन जो आता है सिंगुलर नाउन। अब ये सारे क्या होते हैं, डिटरमिनर होते हैं। इसको ईच, आइदर, नाइदर, वन। तो ये सारे जब ऐसे यूज हो रहे हैं, एज ए डिटरमिनर यूज हो रहे हो, तो इसके बाद जो हम नाउन लिखते हैं वो आता है सिंगुलर नंबर में। और इसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो आएगा सिंगुलर। तो जब ईच है, आइदर है, नाइदर है, वन है, एज ए डिटरमिनर काम करे, तो इसके साथ जो हम नाउन लिखते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, सिंगुलर नाउन लिखता है, और जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो डिटरमिनर हो गए, अब ये सब्जेक्ट रहे नहीं, और जिस नाउन के लिए लिखा गया वो तो सिंगुलर है। अब हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। और ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। जब ये एज ए डिटरमिनर काम करे तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर होते हैं, जब ये एज ए प्रोनाउन काम करे तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक। हमें क्या कहा, जब ये एज ए डिटरमिनर काम करे तो इसके साथ सिंगुलर नाउन आता है, डिटरमिनर हो गया, सिंगुलर नाउन आएगा, उसके पास सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आ गया। तो इसलिए ये हमारा नाइदर है तो सिंगुलर आना चाहिए, सिंगुलर नहीं आया, क्या था, सिंगुलर नाउन आना चाहिए, ये इसे भी गलत हो गया। अगर वर्ब भी आना चाहिए तो सिंगुलर आना चाहिए, गलत हो गया। और ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई किया, इसलिए दोनों को दोनों सही हो गया, ठीक। यहाँ हमारे पास दो सेंटेंस है उसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस कि अगर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ हमने लिखा है तो उसके बाद कोई जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा जो टोटल को रेफर कर रहा होगा। जो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, ये पार्ट है, ये पार्ट एज ए सब्जेक्ट काम करे। अब ये जो सब्जेक्ट काम कर रहा है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आता है। दूसरी बात हमने ये पढ़ा कि अगर ईच है, आइदर है, नाइदर है, वन है, एज ए डिटरमिनर काम करे तो इसके साथ जो हम नाउन लिखते हैं वो सिंगुलर नाउन लिखते हैं। अब नाउन हमारा जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, ठीक। Neither of the options given for last question were correct. अब neither of लिखा, neither of the options तो कोई दिक्कत नहीं है, given for the question तो given for the last question were correct। तो यहाँ neither of the options given for the question, जो given है किसके लिए, क्वेश्चन के लिए, were correct, neither of the options were correct। तो यहाँ जो हमने दो वर्ब लिखा है कि neither of the option given for the last question were correct। अब neither of हमारा सब्जेक्ट है तो इसके लिए जो हम वर्ब लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, neither of the option given were correct। तो यहाँ were नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, was। तो पुराना कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, ठीक।
क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, नाइदर ऑफ। अब इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट ईच ऑफ, तो यहाँ से यहाँ हमारा हो गया मेन क्लॉज, दैट ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैज यूज्ड सम अनफेयर मीन्स, ये ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्कुल ऑब्वियस की हाथ से हर एक कैंडिडेट ने कुछ एक अनफेयर तरीका और औपचारिक तरीका यूज किया है। ठीक, अब हमें लिखा है ईच ऑफ। अब ईच ऑफ जब हमारा सब्जेक्ट होता है, इसके साथ जो हम वर्ब लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, सिंगुलर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ईच ऑफ के बाद जो हम नाउन लिखते हैं वो प्लूरल होता है, बट हम जो यहाँ नाउन लिखेंगे वो सिंगुलर है, हम इसको क्या कर देंगे, कर देंगे और इसको प्लूरल लिख देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग सही करेंगे। ठीक, समझ गए ये सब कि neither of the option given for the last question was correct. It is quite obvious that each candidate has used some unfair means. तो हो सकता है कि यहाँ जो मैं लिखा है कि given neither of the options given for the last question, तो कोई बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो सकता है कि सर यहाँ given क्या है, क्या given verb है या फिर क्या है, इस पे किसी को कंफ्यूजन हो सकता है। तो पिछली क्लास या इससे पहले किसी क्लास में हमने पढ़ाया था, जैसे लिखा था कि द स्टूडेंट, उसके बाद हमने लिखा चूजन फॉर द इवेंट इज माई फ्रेंड, ऐसा हमने लिखा था। द स्टूडेंट चूजन फॉर द इवेंट इज माई फ्रेंड, और उसमें हमने ये कहा था, ये जो चूजन फॉर द इवेंट हमें लिखा है, ये चूजन क्या है, हमारा पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यही बता रहा है द स्टूडेंट, विच स्टूडेंट, जो कि चूज किया गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो हमने गिवन लिखा है, ठीक उसी प्रकार यहाँ जो गिवन हमने लिखा है, ये बता रहा है नाइदर ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, जो गिवन है, कौन सा ऑप्शन जो गिवन है, ये हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक, ये हमारा मेन वर्ब नहीं है, चूंकि वैसे भी आप सोच सकते हो कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, अगर वो एज ए वर्ब काम करे। या तो वर्ब की हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, या फिर बी के किसी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आता है जब वो पैसिव वॉइस में यूज हो रहा हो। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले यूज नहीं होती है अगर वो मेन वर्ब ना हो। अगर वो एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है तो उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब हमेशा होता है। तो ये हमारा जो हमने लिखा है, ये हमारा एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, जो बता रहा है कि कौन नाइदर ऑफ द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन जो गिवन है फॉर द क्वेश्चन। द स्टूडेंट, तो कौन सा स्टूडेंट चूजन फॉर द इवेंट, तो वही हमारा हो गया। अब ये तो हो गया। तो अब लिखते हैं नन ऑफ द मनी का इज होगा कि आर होगा मिसिंग। दूसरा हमने लिखा none of the questions is are easy। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है बताइए। लिखा none of the money is are missing, none of the question is are easy। तो ये जो नन है हमारा, ये कभी डिटरमिनेट नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, प्रोनाउन ही होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है हमारा, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब ये जो है हमेशा इसके साथ जो वर्ब आएगा, जो नन है इसके साथ जो वर्ब आएगा वो पहले जो नन है सिंगुलर नाउन के साथ भी आ सकता है और प्लूरल नाउन के साथ भी आ सकता है। तुम कह सकते हो जो नन है वो काउंटेबल के साथ भी आ सकता है
और अनकाउंटेबल के साथ भी आ सकता है। इस नन के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज हो सकता है और प्लूरल वर्ब भी यूज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। ये जो नन है ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इसके साथ सिंगुलर नाउन भी लिखा जा सकता है, इसके साथ प्लूरल नाउन भी लिखा जा सकता है अगर हम कोई यहाँ नाउन लिखे तो। ठीक, तो ये सिंगुलर नाउन की जगह पे भी यूज हो सकता है, प्लूरल नाउन की जगह भी यूज हो सकता है। ये काउंटेबल के लिए भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल के लिए भी यूज हो सकता है। इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लिख सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी लिख सकते हैं। ठीक, तो मैं लिखा नन ऑफ द मनी इज आर मिसिंग। तो नन जो है वो हमारा सब्जेक्ट में है और ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट द मनी, तो सब्जेक्ट तो हमारा नन ही है। अब लेकिन ये नन किसके लिए यूज हुआ है? ये नन यूज हुआ है इस अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो अगर हम नन का यूज किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए करें तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लिखना है। नन ऑफ द क्वेश्चंस इज आर इजी। तो नन है, ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। अगर हम नन का यूज करें किसी काउंटेबल नाउन के लिए, किसके लिए? काउंटेबल नाउन के लिए जो प्लूरल हो, जो कि प्लूरल हो, तो उसके साथ दोनों में से कोई भी आ सकता है। बट समटाइम हमको कॉन्टेक्स्ट भी देखना होता है। समटाइम प्लूरल तो लिखा हुआ बट दोनों नहीं आ सकता है, हमको देखना होगा कॉन्टेक्स्ट प्लूरल को जब सपोर्ट कर रहा है तो हमको प्लूरल वर्ब भी लिखना होता है। हमने क्या कहा, फिर से लिखते हैं। हमने कहा जो नन है अगर उसको हमें यूज किया है अनकाउंटेबल के लिए तो हमको यूज करना है सिंगुलर वर्ब। अगर हमने नन को यूज किया है किसी काउंटेबल नाउन के लिए और वो काउंटेबल नाउन क्या है? सिंगुलर है, तो हम यहाँ कौन सा यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। और अगर हमने नन को यूज किया है किसी काउंटेबल नाउन के लिए जो कि प्लूरल है तो उसके साथ आएगा सिंगुलर या प्लूरल, कुछ भी लिख सकते हैं। सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जो ऑफ के बाद जो हम लिखेंगे वो तो काउंटेबल नाउन के लिए लिख रहे हैं तो वो प्लूरल ही आएगा, वो प्लूरल ही आएगा। तो इसको सिंगुलर के केस ही हम हटा देते हैं। तो नन हम लिखे काउंटेबल नाउन के लिए जो कि प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल कोई भी वर्ब लिख सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल कोई भी वर्ब लिख सकते हैं, जैसे हम ऊपर एग्जांपल से देख सकते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक एग्जांपल लिखा है कि नन ऑफ द ऑफलाइन स्टूडेंट हैज सबमिटेड देयर हॉलीडे होमवर्क। ये हम क्या लिखे? तो हमने कहा था कि जो नन है, नन के साथ यहाँ जो हमने लिखा है किसके लिए लिखा है? काउंटेबल नाउन के लिए जो कि प्लूरल है। तो हमने अभी तुरंत कहा था कि अगर हम किसी काउंटेबल नाउन के लिए लिखते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब भी लिख सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी लिख सकते हैं। यहाँ तो हैज सही होना चाहिए, यहाँ हैज सही होना चाहिए, बट हम ये बोल रहे हैं ये हैज सही नहीं है, यहाँ है होना चाहिए। ऐसा हमने क्यों कहा? तो आगे जब हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं हमने कहा सबमिटेड देयर हॉलीडे होमवर्क, तो देयर जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। एक टाइम के लिए हम हैज हैव को तो जस्टिफाई कर देंगे, बट जो देयर जो हमने डिटरमिनर यूज किया है, देयर जो हमने डिटरमिनर यूज किया है वो होता है प्लूरल के लिए, प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है, इसलिए हम इसको हैव ही लिखेंगे। तो अभी हमारा सही होगा। तो हमको आगे कॉन्टेक्स्ट भी देखना होगा, इसलिए हमने कहा कि हम प्लूरल नाउन के लिए जब हम लिखते हैं तो सिंगुलर प्लूरल वर्ब दोनों लिख सकते हैं, बट एक्चुअली में क्या होगा, सिंगुलर भी लिख सकते हैं प्लूरल भी लिख सकते हैं, बट आगे कॉन्टेक्स्ट अगर सिर्फ प्लूरल को ही सपोर्ट कर रहा है तो हमको प्लूरल वर्ब भी लिखना होगा। ठीक, तो कुछ और देखते हैं एग्जांपल।
half of the students is are absent। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, सही चार में से कौन सा होगा बताना है। ये दूसरा कंसेप्ट हो, फिर से अलग कंसेप्ट स्टार्ट हो गया कि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स इज आर एब्सेंट। जो हाफ क्या रेफर कर रहा है, किसी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन को। तो जो हाफ होता है नहीं फिर कोई फ्रैक्शन होता है तो उसका अपना कोई नंबर नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि मान लो हमारे पास कोई 2 है, हम बोलते हैं हाफ ऑफ 2, तो ये 1 भी हो सकता है। जब बोलते हैं हाफ ऑफ 1, हाफ ऑफ 1 तो आधा भी हो सकता है। अगर हम ये लिखे कि हाफ ऑफ 1/2 तो 1/4 भी हो सकता है। हम लिखे हाफ ऑफ 10 तो ये 5 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जो हाफ है ये एक फ्रैक्शन है। हाफ जो है वो एक फ्रैक्शन है, इसका अपना कोई फिक्स डेफिनेट नंबर नहीं होता। ये 1 भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। जो हम यहाँ देख सकते हैं हाफ ऑफ 2, 2 का आधा क्या होगा, एक। हाफ ऑफ 1, हाफ ऑफ 10, 5। तो इसका कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, ये एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि ये हाफ किसको रेफर कर रहा है। अभी यहाँ द क्लास को रेफर कर रहा है, यहाँ ये हाफ ये इस स्टूडेंट को रेफर कर रहा है। तो ये हाफ का क्या नंबर हम लेंगे, तो हाफ का हम नंबर, चूंकि इसका कोई अपना डेफिनेट नंबर नहीं होता है, इसका कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता है, तो इसका नंबर डिसाइड होता है कि ये किसको रेफर कर रहा है, ये किस टोटल का फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन है इस टोटल का द क्लास, और द क्लास जो हमने लिखा है वो सिमिलर है। द क्लास जो हमने लिखा है वो एक सिमिलर है, तो हम हाफ को भी सिमिलर की तरह ट्रीट करेंगे और इसके साथ ही आएगा, ये नहीं। अब ये जो हाफ हमें लिखा है ये किसको रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है प्लूरल नाउन को। क्योंकि ये जिसको रेफर कर रहा है ये प्लूरल है, तो इसका भी नंबर जो है वो प्लूरल हो जाएगा और इसके साथ हम लिखेंगे आर। हमने क्या कहा, ये जो हाफ होता है इसका अपना कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, एक फ्रैक्शन होता है। जब हम इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा कि ये किसका फ्रैक्शन है, किस टोटल का फ्रैक्शन है। अब ये किसी सिमिलर टोटल का फ्रैक्शन है, या फिर हो सकता है वो टोटल जिसको वो रेफर कर रहा है वो अनकाउंटेबल ना हो, तो हाफ को एज हम सिमिलर ट्रीट करेंगे। बट जिस टोटल का ये फ्रैक्शन है अगर वो कोई प्लूरल है तो इसको हम एज ए प्लूरल ट्रीट करेंगे, जो हमने यहाँ देखा। ठीक, तो ऐसा ही हमारे पास कुछ वर्ड हैं जो फ्रैक्शन को रेफर करते हैं। जैसे हो गया हमारा हाफ ऑफ सम ऑफ मोस्ट ऑफ lots of a lot of a plenty of, और क्या होता है, a good deal of, उसके बाद 1/3 of, 3/5 of, 10% of। ये सारे जो हमें कुछ वर्ड लिखे हैं, ये सारे जो हमें कुछ वर्ड लिखे हैं कि हाफ ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, a lot of, a plenty of, a good deal of, 1/3 of, 3/5 of, 10% of। ये सारे जो है ये फ्रैक्शन को रेफर करते हैं। 10%, 20%, 30%, 3/5 मतलब यहाँ 3/5, 4/5, 2/10 ऐसा भी लिख सकते हैं। हम एग्जाम्पल दें, इसे 1/3 है था, हम 2/3, इसे 1/3 है था, हमने 1/3 लिखा, बट यहाँ लिखा था 2/3। तो हम यहाँ अगर हम 2 लिख दें, हम लिखे 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/3।
इसलिए हम लिखा 3/5। अगर लिखा तो 1/5, इसको हम अगर 1/5 लिखे तो हम लिखेंगे 1/5 ऐसा लिखेंगे, बट यहाँ 3 लिखा है इसलिए हमने 5th से लिखा है, इस बात पे भी ध्यान रखना है। ठीक, तो ये सारे जो वर्ड फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हाफ ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, ए गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये जो है इसके अपना कोई फिक्स नंबर नहीं होता, इसका नंबर डिसाइड होता है इसके टोटल के अनुसार। इसका नंबर डिसाइड होता है टोटल के अनुसार, ये हम समझ गए। इसका नंबर डिसाइड होता है टोटल के अनुसार। इफ इट इज पार्ट ऑफ सिमिलर नंबर, its number will be similar, and if it is part of plural noun, its number will be plural। तो अगर किसी सिंगुलर नाउन का पार्ट है, इसको हम एज ए सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और अगर ये किसी प्लूरल नाउन का पार्ट है तो इसको हम एज ए प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो हाफ के बाद जो नाउन लिखा होगा वो इसी का फ्रैक्शन होगा। अगर ये फ्रैक्शन जैसे हमने एग्जांपल में देख लिया, ठीक, तो एक और एग्जांपल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिखा है कि 3/4 ऑफ द मनी रिकवर्ड फ्रॉम हिम हैव डोनेटेड टू एन ऑर्फनेज। हमने 3 लिखा इसलिए हमने 4th लिखा है, 1 लिखा इसलिए 4th लिखा है। 1/4 ऑफ द कमर्शियल व्हीकल्स रनिंग ऑन सिटी रोड हैव ए वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक, ऐसा में लिखा है। अब चूंकि 3/4 लिखा है और 3/4 किसका पार्ट है? द मनी। द मनी क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन। तो 3/4 जिसका पार्ट है वो एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन है वो एक सिंगुलर नाउन होता है। तो 3/4 भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर के साथ हमको क्या यूज करना होता है? हैज। हमने क्या कहा? 3/4 जो है, 3/4 एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का अपना कोई डेफिनिट नंबर नहीं होता है, तो इसका नंबर डिसाइड होता है कि वो किस टोटल का पार्ट है। तो ये द मनी जो कि टोटल है इसका पार्ट है। अब ये जो जिसका पार्ट है वो एक सिंगुलर नाउन है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, इसलिए हमने इसके लिए हैज वर्ब लिख दिया। अब 1/4 of the commercial vehicles running on the city road have a valid fitness certificate। यहाँ लिखा 1/4 of the commercial vehicle running on the city road have a valid fitness certificate। हमने इसको तो सही लिख दिया, हमको इसको गलत करना था। He does not have valid fitness certificate। 1/4 of the commercial vehicles running on city road does not have a valid fitness certificate। ऐसा में लिखा। और जो 1/4 हमने लिखा है ये इस व्हीकल के लिए लिखा है। व्हीकल क्या है? प्लूरल है। प्लूरल तो 1/4 को भी क्या ट्रीट करेंगे? प्लूरल ट्रीट करेंगे। ठीक, तो जो हमने लिखा है रनिंग ऑन द सिटी रोड, जो कि दौड़ रहे हैं कहाँ पे? सिटी रोड। व्हीकल ही दौड़ रहे हैं, तो व्हीकल के लिए हमने लिखा है कौन से केस लिखा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसके लिए जो हमने वर्ब लिखा वो सिंगुलर लिख दिया, बट ये 1/4 कैसा ट्रीट होगा? एज ए प्लूरल, क्योंकि जिस टोटल का ये फ्रैक्शन है वो क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ क्या होगा? डू नॉट हैव ए वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट। तो हमको ये ध्यान रखना है कि 1/4, 2/4 यानी कोई भी फ्रैक्शन है, या सम ऑफ, लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, ये सब जो फ्रैक्शन, ये सारे जो वर्ड जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोई अपना डेफिनेट नंबर नहीं होता है। चूंकि इनका कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता, तो इसमें जो हम लिखेंगे, इसके साथ जो हम वर्ब लिखेंगे वो डिपेंड करेगा कि फ्रैक्शन किसका पार्ट है। अगर ये फ्रैक्शन किसी सिंगुलर नाउन का पार्ट है तो ये सिंगुलर ट्रीट होंगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएंगे।
बट अगर ये किसी प्लूरल नाउन का पार्ट है तो ये एज ए प्लूरल ट्रीट होंगे और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक, यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिखा है और हमें इसे समझना है। लिखा है रेड एंड अ ब्लैक कार were parked just in front of the government hospital. दूसरा में लिखा a brown and a white cow was sitting in the middle of the busy road in afternoon. तो ये रेड और ब्लैक ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ कलर। यहाँ हमने 2 एडजेक्टिव को एंड कंजंक्शन से कनेक्ट कर दिया है। हमें पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, अगर हम 2 नाउन को एंड कंजंक्शन से कनेक्ट कर देते हैं तो वो नाउन कंपाउंड नाउन बन जाता है और उसका नंबर प्लूरल हो जाता है, तो उसके साथ प्लूरल क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। बट जो सब्जेक्ट बन सकता है वो सब्जेक्ट बन सकता है, या तो नाउन बन सकता है या तो प्रोनाउन बन सकता है, बट एडजेक्टिव हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो भले ही हमारे पास 2 एडजेक्टिव है, भले ही हमारे पास 2 एडजेक्टिव है और इसको हमने एंड कंजंक्शन से कनेक्ट कर दिया है, बट हमारे पास जो नाउन है, नाउन तो एक ही है, नाउन तो एक ही है, इसलिए ये सिमिलर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक कार है जिसके पास कलर 2 है, वो रेड कलर और ब्लैक कलर, दोनों कलर का मिक्सचर है, बट कार एक ही है। अब नाउन एक ही है, सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन ही बन सकता है, एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट होता नहीं है। इस सिमिलर हो गया और इसके साथ हमको सिमिलर वर्ब लिखना होगा। दूसरे एग्जाम्पल हमने लिखा अ ब्राउन एंड अ व्हाइट काउ was sitting in the middle of the busy road in the afternoon. हमने लिखा अ ब्राउन अ व्हाइट काउ। अगर एक ही काउ होता, उसके 2 कलर होते तो हम क्या लिखते, अ ब्राउन एंड व्हाइट काउ। बट यहाँ हमारे पास 2 गाय है, एक गाय है जिसका कलर व्हाइट है, एक गाय है जिसका कलर ब्राउन है। तो एक्चुअली में यहाँ ये लिखा है अ ब्राउन काउ एंड अ व्हाइट काउ। हमने क्या कर दिया, एक कॉमन ले लिया एंड काउ भी कॉमन ले लिया, क्या ए ब्राउन एंड, हमने काउ को कॉमन कर दिया, ए ब्राउन एंड अ व्हाइट काउ। ठीक, ये हमारा, हमने इसको एस लिख दिया। एक्चुअली में हमारे पास 2 गाय हैं जिसके कलर क्या है, एक रेड है, ब्लैक कहते हैं, क्या हो जाएगा वेयर। हमको ये समझना है, जब हम ये लिखते हैं, जब हम ये लिखते हैं, जैसे हमने लिखा रेड एंड ब्लैक कार, इसका मतलब हो गया 1 कार with 2 color रेड एंड ब्लैक। जब हम ये लिखते हैं अ रेड एंड अ ब्लैक कार, इसका मतलब हुआ 1 कार, इसका मतलब हो गया 2 कार, 2 कार्स, 2 कार्स, 1 car with red color, 1 car with ब्लैक कलर। ठीक, ये दोनों का मीनिंग का डिफरेंस। तो अगर हमने आर्टिकल कॉमन कर लिया है, ये हमारा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कार एक ही है, हमने सिर्फ क्या किया, जो एडजेक्टिव है उसको कनेक्ट कर दिया है और हमने एक ही डिटर्मिनर लिखा है। तो एक ही डिटर्मिनर लिखा है, इसका मतलब एक कार हो गया हमारे पास जिसका कलर रेड भी है और ब्लैक भी है। ठीक, जब हम 2 डिटर्मिनर लिखते हैं, मतलब हो गया एक कार है जिसका कलर, सॉरी, एक काऊ है जिसका कलर व्हाइट है, दूसरा काऊ है जिसका कलर ब्राउन है, क्योंकि हमने 2 डिटर्मिनर लिखे हैं, इसके साथ हमको प्लूरल वर्ब लिखना होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। ठीक, हमने 2 एग्जांपल लिखा है, मैं लिखा कि एन ओल्ड एंड यंग मैन वाज वॉशिंग देयर। इसका मतलब हुआ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक आदमी है जो कि
बूढ़ा भी है और जवान भी है, बट ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। ये आदमी में ऐसा नहीं हो सकता कि वो बूढ़ा भी हो एक ही साथ में और एक ही समय में जवान भी हो। तो ये दो क्वालिटी सेम पर्सन में नहीं हो सकते। इसका मतलब हमको इसके लिए एक अलग से आर्टिकल लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई आदमी या तो बूढ़ा हो या तो जवान होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों क्वालिटी उसके अंदर नहीं हो सकती है। तो मतलब दो आदमी होगा तो हमको दो आर्टिकल लिखना पड़ेगा, और ये दो आदमी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेयर। ठीक, हम लिखा एन ओल्ड एंड वीक मैन वेयर वेटिंग देयर। तो ये क्वालिटी एक आदमी में हो सकता है, कोई आदमी बूढ़ा हो और कमजोर, जो बूढ़ा होते हैं वो कमजोर भी हो जाते हैं, तो ये सही है। तो यहाँ हमको क्या लिखना होगा, आदमी एक है जो बूढ़ा भी है और कमजोर भी है। यहाँ कब होगा, एन ओल्ड एंड वीक मैन वाज वेटिंग देयर। ठीक, यहाँ में लिखा है कि वी ईच हैव some confusion which are related to concept discussed in the previous lecture। ठीक, ये एक सेंटेंस है, ये इस कंसेप्ट पे रिलेटेड है। मुझे चार सेंटेंस लिखा, हमको इज या आर में से ये जो ए बी सी डी सेंटेंस लिखा है इसमें से इज या आर में कुछ भरना है। तो दे ईच डैश रेडी, दे ईच डैश रेडी, इसका मतलब हुआ दे ईच आर रेडी। यहाँ भी हमने आर ही फिल किया, दे आर रेडी, ईच ऑफ देम इज रेडी, ईच इज रेडी। तो अब कंफ्यूजन ये होता है कि जब यहाँ ईच लिखा है तो यहाँ हमने इज काहे नहीं लिखा। तो इसका कंसेप्ट ये है कि ये जो हमें ईच लिखा है ये एक्चुअली अच्छा मान सकते हैं कि अपोजिटिव केस में यूज हुआ है, और ये जो ईच हमने लिखा है ये बस स्ट्रेस करने के लिए है इंडिविजुअल। जैसे हम लिखा है दे ईच आर रेडी, तो जैसे हमको कहना है कि लोग तैयार हो गए हैं, मान लो 4-5 लोग हैं, जैसे हम लिखा दे आर रेडी, हम कह रहे हैं कि दे आर रेडी, तो एक तो लोग तो होगा नहीं, कम से कम 4 लोग 5 लोग होगा, इसलिए हम बोलेंगे दे आर रेडी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जो सामने वाला हमारा लिसनर है उसको ये कन्फ्यूजन ना हो, तो हो सकता है सब नहीं तैयार हुआ होगा, मान लो 10 आदमी है उसमें से 8-9 तैयार हो गया तो बोल रहा है दे आर रेडी। हमने कहा उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो हमने ईच हर एक आदमी को इंडिविजुअली स्ट्रेस करना था कि नहीं एक एक आदमी तैयार हो गया है, इसलिए मैं लिख दिया दे ईच आर रेडी। तो अगर हमको किसी को इंडिविजुअली स्ट्रेस करना हो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, ये यहाँ कॉन्सेप्ट था। तो ठीक उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने लिखा वी ईच। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट ईच नहीं है, ईच है सब्जेक्ट नहीं है, ईच यूज हुआ है पॉजिटिव केस की तरह, हमारा सब्जेक्ट वी और वी के साथ आता है हैव। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए